हु हैज प्रिपेयर्ड टॉपिक? आप में से किसने टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है? और मैंने पढ़ा तो है। अच्छा, चलो ठीक है। बेसिकली ये जो म्यूज स्कोरिंग चार्ट है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सिस्टम है टू असेस द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। तो इसमें इस तरह से भी हो सकता है कि एक पेशेंट का सिनेरियो आपको दिया हो, मे बी प्री ऑप, मे बी पोस्ट ऑप, और उसके बाद उसकी पोस्ट ऑप रिकवरी में या प्री ऑप पीरियड में, एंटीनेटल टाइम पीरियड में, जैसे एपीएच पीपीएच के केसेस हैं या हाइपरटेंशन है, अनिस्वेयर एनीमिया है, तो इस तरह के केसेस में पेशेंट इज एडमिटेड विद यू, और उसका जो वाइटल्स हैं, बेसिकली दिस इज बेस्ड ऑन द वाइटल स्कोरिंग। तो उसके वाइटल्स में से कुछ आपको चीजें दे दी जाती हैं कि ये इस तरह से है, तो अकॉर्डिंग टू मेयोस चार्ट हाउ यू विल क्लासिफाई इट एंड हाउ यू विल प्रोसीड ऑन फॉर द फर्दर मैनेजमेंट, या इसमें जो इसका ऑनवर्ड मैनेजमेंट प्लान है, या उसमें इसको किस तरह से आप लेके जाएंगे। तो ये होते हैं कि आपने उसका ट्रिगर्स ऑफ इवेंट क्या होगा। तो इस तरह से भी सिचुएशन हो सकती है, और यू मे बी प्रोवाइडेड विद फ्यू चार्ट्स ऑलरेडी फिल्ड, के जिसमें कुछ चीजें होंगी, उसमें शॉर्ट सा सिनेरियो भी हो सकता है कि इस पेशेंट में आपकी लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, नंबर बी टू पेशेंट में आपकी लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगी, नंबर थ्री में क्या होगी। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में ये हो सकता है। सो बेसिकली इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है टू अंडरस्टैंड द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड द कंपोनेंट्स ऑफ म्यू स्कोरिंग चार्ट। तो इसको मैं जरा शेयर करती हूँ स्लाइडों को आपके साथ। तो लेकिन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द म्यूज, बाय डेफिनेशन? इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो? थोड़ा सा फुल स्क्रीन करना। जी, शेयरिंग हो गया आप लोगों के साथ। हाँ जी। यस सर। एवरीवन कैन सी द स्लाइड्स? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ये फुल स्क्रीन नहीं हो सकता क्या? फुल स्क्रीन मीन ये, हाँ, इस तरह से। अच्छा, इसमें बेसिकली जो म्यूस है, इसको बाद दफा डिफरेंट मैटरनल अर्ली ऑब्स्टेट्रिक वार्निंग सिस्टम भी कहा जाता है, एंड समटाइम्स इट इज लेबल्ड एज मॉडिफाइड अर्ली ऑब्स्टेट्रिक वार्निंग सिस्टम, बोथ वे इट्स ओके। अब इसमें होता क्या है, व्हाई इट इज, बिकॉज बेसिकली इन 2011 कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज में, उनके वहां तो होती हैं यूके वगैरह में कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज, जस्ट टू नो द कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। तो उसमें ये आइडेंटिफाई किया गया कि बाद जो वार्निंग सिम्टम्स एंड साइंस आर डिटेक्टेड अ बिट लेटर, और क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी हैं उसमें लामहला बहुत सारी अडेप्टेटिव और कॉम्पनसेटेड चीजें होती हैं, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स और साइंस जो हैं दीज अपीयर लेट, और उसमें बहुत अर्ली वो उनको आइडेंटिफिकेशन होनी मुश्किल होती है अनलेस द पेशेंट इज इन एडवांस्ड स्टेज। इसको हम आगे चल के भी देखते भी हैं। So this was devised at that time and was basically practically फिर इसको implement किया गया from 2011 onward, ताकि इसमें मिनिमाइज किया जा सके, पेशेंट को अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम इसीलिए इसको कहा जाता है, ताकि पेशेंट की जो भी कॉम्प्रोमाइज स्टेट है दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एट एन अर्लियर स्टेज वेयर द ट्रीटमेंट इज मोर सक्सेसफुल। क्योंकि जब पेशेंट एक एडवांस्ड स्टेज में चला जाता है तो वहां उसकी ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाती है। और इसमें ट्रैक सिस्टम होता है। ट्रैक मींस के इसको हमने पीरियोडिकली एक सेट फ्रीक्वेंसी के साथ, अब इसमें हर सिम्टम के साथ एक सेट फ्रीक्वेंसी होती है कि इस मरीज में अगर ये वाले पैरामीटर हैं तो इसको हमने इतनी देर बाद देखना है, ये वाला पैरामीटर है तो इसको इतनी देर बाद देखना है। तो ये पीरियोडिक ऑब्जर्वेशन वाइटल साइंस की हो जाती है, जो कि पूरा एक
उस पे चार्ट पे रिकॉर्ड की जाती है। ट्रिगर्स हैं कि जब कुछ डेंजरस सिम्टम्स एंड साइंस आर आइडेंटिफाइड, तो वहां से ट्रिगर होता है कि एक्शन हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है ना, उसमें हमने टाइमली रिस्पॉन्स करना होता है, या जो अ, हमने अगर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ मिलके काम करना है, हमने दूसरे जो स्पेशलिटीज के लोग हैं उनको समन करना है टू असिस्ट एंड टू हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ दैट पेशेंट, वो ट्रिगर कहलाता है। सो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। तो ये है। अब ये मैंने जस्ट बाय द वे आपको ये शो किया है कि बाज दफा ये एक नेशनल जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है या एनएच के साथ जो वो होता है, वो उसमें इस तरह से जो नॉन ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट्स पे भी यूज हो सकता है। और बाज दफा कुछ जगहों पे इसको अडेप्ट किया जाता है विद द ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट एज वेल। लेकिन जाहिर है ये एक नॉन ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट का वो है स्कोर चार्टिंग है, इस वजह से इसमें बहुत सारी वो अडेप्टेशंस नहीं होती। अडेप्टेशंस का मतलब ये है कि जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुई प्रेगनेंसी में उसके हिसाब से कुछ वाइटल साइंस की सिग्निफिकेंस या उसमें जो लोअर और अपर नॉर्मल लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। सो दैट आर द अडेप्टेशन जो कि मेयोस चार्टिंग में होती है। सो द मेन पर्पज इज जस्ट बेसिकली टू आइडेंटिफाई अ सिक पेशेंट। अब ये as you all know, अगर suppose we get a patient who is having antepartum hemorrhage या postpartum hemorrhage, तो blood loss quantification is a difficult task। वो एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है उसके लिए, अगर जो बहुत सारे डिफरेंट तरीके डिवाइस किए जाते हैं, उसमें मेजरमेंट भी होती है, उसमें विजुअल जो एस्टिमेशन है दैट हैज ऑलवेज मैनी फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव्स। तो इसलिए जो विजुअल एस्टिमेशन है, या उसमें स्पंजिस को हमने वे करना है, या उसमें हमने किसी मयरिंग उसमें कंटेनर में उसको कलेक्ट करना है, कि बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें हैं, बट इट इज ऑलवेज अ चैलेंज कि ब्लड लॉस कितना हो गया, तो हम उस तरह से मेजर नहीं कर सकते। लेकिन उसमें ये भी है कि चूंकि एज यू ऑल नो कि 50% प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गई, प्लाज्मा वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज कर जाता है। सो दैट इज वाई with a set blood loss, जो साइन सिम्टम्स हाइपोटेंशन हाइपोवोलेमिया के हैं वो थोड़ा सा देर से आते हैं। एंड वी आर इन अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी के पेशेंट के वाइटल चूंकि ठीक हैं, इस वजह से कोई मसला नहीं है। प्रोबेबली दिस इज अ प्रोबेबल सिचुएशन, क्योंकि हम उसमें अंदाजा लगा रहे होते हैं ऑन ऑन द बेसिस ऑफ द वाइटल साइंस अलोन, जो कि हमें मिसलीड कर सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम तो एक्सपेंड हुआ है ऑलरेडी अप टू 50%। तो इस वजह से जो है वो वहां पे हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन सिचुएशन की नहीं होती। सो व्हाट वी हैव बीन यूजिंग, एक जो टेबल हमारा जो होता है कि इसमें इतने परसेंट लॉस होगा तो ये वाले सिम्टम्स होंगे, उसमें बीपी यानी 15% अप टू 1000 मिलीलीटर ब्लड लॉस के साथ भी बीपी नॉर्मल हो सकता है। पल्स इंक्रीज होना, उसको अमूमन जब तक बीपी अगर नॉर्मल है तो अमूमन इसको भी इग्नोर कर दिया जाता है कि बाज दफा ऐसा हो सकता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है और उसमें कॉम्पनसेटेड शॉक ये कहलाता है। अब सिम्टम्स आना शुरू होते हैं वन अप टू 25% ऑफ द ब्लड इज लॉस्ट। तो 25%, 1/4 ऑफ द ब्लड वॉल्यूम इज अ बिग वॉल्यूम। लेकिन उस पे भी सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। अब यही अगर पेशेंट नॉन प्रेग्नेंट हो, तो ये वाली सिचुएशन जो सारी चीजें हैं वो इतने ब्लड लॉस पे आना शुरू हो जाएंगी। सो यू कैन वेल एस्टिमेट के इसमें चीजों की आइडेंटिफिकेशन जो है वो लेट होगी ड्यू टू दैट प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब जो मेयोस चार्टिंग है उसमें उसका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो डिले इन सिम्टम्स है वो उससे हम मिसलीड ना हो। सो देयर इज एन एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, के जिसको हम सारी चीजों को मिला के, सिर्फ ये नहीं कि पल्स ब्लड प्रेशर रेस्पिरेशन रेट या जो अप्रोक्सीमेट ब्लड वॉल्यूम है उसी पे करें। Because if the patient has gone into an initial stage of shock, क्या अब ये शॉक जो है वो सेप्टिसिमिक शॉक भी हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है, कार्डियोजेनिक भी हो सकता है। तो शॉक की भी आगे से डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, एंड द पेशेंट मे बी इन एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन उसमें हो सकती है। तो
अर्ली स्टेज पे हम उसको आइडेंटिफाई करें। सो द राइट टाइम फॉर द डिटेक्शन ऑफ दो सिम्टम्स, राइट एक्शन एंड बाय द राइट पर्सन, यानी जो उसके लिए प्रोप्रिएट हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमें चाहिए हम उसको कॉल कर लेते हैं। मे बी आवर सेल्स, मे बी सम फिजिशियन, मे बी अ कार्डियोलॉजिस्ट, मे बी एन एनेस्थेटिस्ट एंड लाइक दैट। तो इसमें जो है वो फिर इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये होगा। और इसमें अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफिकेशन का मकसद ये भी होता है, उसके बेसिकली जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि maternal deterioration can be alarmingly rapid at times। क्योंकि पेशेंट अगर फर्ज किया इसमें, अगर ये इस स्टेज पे जस्ट विद 15% ब्लड लॉस, तो वी कैन नॉट से कि कितना रैपिडली ये इससे अगली स्टेज पे चला जाए। तो हमने पहली ही स्टेज पे, यानी ये अभी इस स्टेज पे ही होगा, तो हम अपना एक्शन शुरू कर देंगे। एक्शन में ना सिर्फ ये कि उसकी मैनेजमेंट होगी, बल्कि उसकी फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन भी होगी, और इसमें जो हमने एमडीटी करनी है वो भी इसमें हो जाएगी, सो दैट द पेशेंट डजंट प्रोसीड टू दिस स्टेज जहाँ पे 40% ब्लड लॉस हो गया और पेशेंट को एयर हंगर डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो अब इस स्टेज से इस स्टेज पे आने में कितना टाइम लगता है, दैट इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स ऑन रिजर्व्स, उसकी जो प्री जो उसकी बेसिकली इस सिचुएशन से पहले वॉट एवर दैट सिचुएशन इज या रिस्क फैक्टर जो है, उसमें डलने से पहले उसकी सिचुएशन या रिजर्व क्या था हमें नहीं पता। अब अगर एक पेशेंट जो ऑलरेडी बॉर्डर लाइन हीमोग्लोबिन के साथ है, डेफिनेटली उसकी प्रोग्रेशन टू दिस स्टेज वुड बी far more rapid than a patient who has an optimum hemoglobin level। इसी तरह से हाइपरटेंशन है या इसमें जो भी कोई एग्जिस्टेंट कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनके साथ किसी भी सिचुएशन में उसकी प्रोग्रेशन उस पर डिपेंड करेगी। तो मेनली जो प्री एग्जिस्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनिंग फैक्टर होते हैं फॉर द रैपिडिटी ऑफ द वर्सनिंग ऑफ सिचुएशन। तो इसलिए हम उसका इंतजार नहीं करते कि ये बीपी तो अभी स्टेबल है, अभी इसको हम ब्लड ना लगाएं या वो ना करें, लेकिन इसमें हमें पहली ही स्टेज पे इस पे अपना एक्शन ले लेना होता है। और ये इज वन ऑफ द टॉप 10 रिकमेंडेशंस टू सेव मदर्स लाइफ। यानी ये उस वक्त जब कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी हुई और उस पे ये आइडेंटिफाई हुआ कि पेशेंट की जो सिचुएशन वर्सनिंग सिचुएशन है दैट वाज डिटेक्टेड अ बिट लेट, तो फिर इस मेयोस चार्टिंग को जो है वो टॉप 10 रिकमेंडेशंस में शामिल कर लिया गया एंड टिल डेट ये अभी तक टॉप 10 ही में ही शामिल है। यानी इसको हम कभी भी पेशेंट्स की जो मॉनिटरिंग है उससे आउट नहीं कर सकते। तो इसकी अपनी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है फॉर द मैटरनल सेफ्टी। अब देखा जाए तो प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज इज अ सिचुएशन जहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती हैं कि जिसमें पेशेंट थोड़ा सा एट रिस्क हो जाता है। तो लेकिन जो खास तौर पे जो कुछ अब आप हर पेशेंट में तो उस तरह से मेयो चार्ट नहीं मेंटेन करते हो, सो देयर आर फ्यू रिस्क फैक्टर्स। वो रिस्क फैक्टर जिसमें ब्लड लॉस भी हो रहा है, जिसमें सेप्सिस भी है, जिसमें वाइटल साइन डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, जिसमें कॉन्शियस स्टेटस ऑल्टर्ड होने के चांसेस हैं, तो इन सारी चीजों में या इन सारी चीजों में मेयोस चार्ट विल बी इंडिकेटेड। तो जिसमें यानी हमें जिसमें जिसको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है हर वो पेशेंट, जिसमें हमें टाइम टू टाइम उसके वाइटल साइंस की मॉनिटरिंग करनी पड़े। तो और सारे जो पोस्ट ऑफ केसेस जो हैं, अब हर पोस्ट ऑफ केस रिकवरी में जो है वो उसको जरूरत होती है इसकी। और बाकी पीपीएच एपीएच है, क्लैम्सिया तो बहुत हाई रिस्क फैक्टर हो जाता है ना फिर। डिलीवरी जो स्वीट्स हैं उनमें हाई रिस्क विमेन और मैनी विमेन हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक हैं, अनीमिक हैं या रीनल डिजीज कार्डियक डिजीज, ये सब हाई रिस्क विमेन है। और सस्पेक्टेड इन्फेक्शन जैसे प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अब हाउ फ्रीक्वेंट, कितनी फ्रीक्वेंटली हम इसको मेंटेन करें, मतलब ये कि उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो म्योस चार्ट के जो पैरामीटर हैं फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, यानी हमने क्या क्या देखना है, दीज आर द पैरामीटर्स।
तो उनको हमने कितना फ्रीक्वेंटली देखना है, ये एक तो पेशेंट की उस वक्त करंट सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास एडमिट ही किस सिचुएशन के साथ हुई। दूसरा, उसके प्री एग्जिस्टेंट रिस्क फैक्टर्स क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है। और पहली जो हमने जो वाइटल साइंस की मॉनिटरिंग की, वो जो बेस लाइन उसकी मॉनिटरिंग है वो किस लेवल पे है। तो इस पे जो है वो हम डिपेंड करते हैं कि इसमें हम इसको कितना फ्रीक्वेंटली करें। अब स्कोर के हिसाब से ये तो डिसाइड हो जाता है कि इस पेशेंट को आप इतना फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करें या दूसरे पेशेंट को इतना फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करें अकॉर्डिंग टू द स्कोरिंग ऑफ दैट पेशेंट। लेकिन इसमें बेसिकली डिपेंड करता है उस वक्त के कंसल्टेंट पे भी कि वो उस पेशेंट की सिचुएशन के मुताबिक उसको कम या ज्यादा इंटरवल पे कर सकता है, एज पर द सिचुएशन ऑफ द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द पेशेंट और ऑफ दैट पेशेंट। तो इसमें जो एबनॉर्मल स्कोर्स हैं दैट शुड नॉट जस्ट बी रिकॉर्डेड, यानी हम सिर्फ उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते, उस पर एक्शन भी ले लेते। अब इसमें दो टाइप्स के होते हैं। अब ज्यादातर जो यूज होता है वो कलर ट्रिगर होता है, क्योंकि इसको करना आसान है, इसको समझना आसान है, समझाना भी आसान है, और इसको करना भी आसान है। और ये चूंकि नजर आ जाता है, इसमें कलर कोडिंग के साथ हर चीज जो होती है वो कलर कोडिंग के साथ हमेशा उसकी विजिबिलिटी या उसका जो विजुअल इंप्रेशन है वो ज्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू द न्यूमेरिकल स्कोर्स। उसमें ह्यूमन एरर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ज्यादातर जो इसमें होता है वो येलो एंड रेड होता है। लेकिन बास जो है इसमें म्यूज, अब ये डिफरेंट सेटअप्स में थोड़ा सा इनको कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ भी यूज किया जाता है, उसमें कलर कोडिंग जो है वो थोड़ी सी डिफर हो जाती है। यानी इसमें नॉर्मल को, कुछ में नॉर्मल को वाइट लिया जाता है, कुछ में नॉर्मल को ग्रीन के साथ लिया जाता है। तो ग्रीन एंड वाइट आर द सेम, यानी कोई रिस्क फैक्टर नहीं। येलो जो है वो एक इंटरमीडिएट स्टेज आ जाएगी बिटवीन द रेड एंड द ग्रीन। और जो रेड है वो तो फिर आपका रेड फ्लैग्स सिम्टम या साइन हो जाता है ना, जिसपे आपने इमीडिएटली एक्शन लेना है। और फिर न्यूमेरिकल स्कोर है कि उसमें ओवरऑल स्कोर कितना हुआ, फिर उसके हिसाब से जो है वो आपने उसको वो करना होता है। अब यूजुअली जो ज्यादातर जो ये होता है, ये जो है स्कोरिंग चार्ट, ये अमूमन इस तरह का होता है। अब इसमें ऊपर तो सबसे पहले तो पेशेंट का प्रोफाइल होता है, ये सारा कुछ थोड़ा सा स्क्रीन में छुपा हुआ है, लेकिन ये ऊपर कुछ पूरा पेशेंट का प्रोफाइल है, उसके रेजिडेंशियल कितनी है, ग्रेविडा पैरा कितनी है, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद इसमें आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आप इसमें ये डालते जाओगे कि इसमें इसको कितना आवरली इसमें हमने उसको चेक करना है, एंटीनेटल है, पोस्ट नेटल है, क्या है। फिर उसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के रेट क्या है, अब इसके साथ इसकी कलर कोडिंग भी है, यानी मोर देन 30 जो है, ये 10 नहीं ये 30 है, इसमें बहुत बारीक है, पढ़ना भी जरा मुश्किल है, लेकिन मोर देन 30 रेड। अब इसके अलावा फिर उसके बाद दूसरा रेड है लेस देन 10, दरमियान का जो है ये वाला ऑप्टिमल है जो व्हाइट से शो किया हुआ है, और 21 to 30 जो है वो येलो में है। येलो का मतलब है सिक, रेड का मतलब है क्रिटिकल। तो इसलिए जो है वो उसमें उसके हिसाब से उसकी जो है वो फर्क हो जाएगी। अब इसके बाद फिर आ जाती है ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन में जो है वो ये 91 to 100% जो है वो बिल्कुल सही है, और लेस देन 90% विल बी द रेड, एंड 91 to 100 विल बी ये होगी नॉर्मल। और इसके अलावा फिर जो है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। टेम्परेचर में भी इसी तरह से डिफरेंट ये चीजें हैं। और हार्ट रेट में भी ऊपर वाली लिमिट पे रेड और नीचे वाली लिमिट पे रेड, यानी लेस देन 40 विल बी द रेड, और इसमें मोर देन 120 ये सारे लेवल्स जो हैं वो रेड पे आ जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह से दरमियान में जो ऑप्टिमम है वो 50 से लेके 100 तक वाली रेंज जो है वो एक ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट के लिए ये नॉर्मल होती है, क्योंकि नॉर्मली इन नॉन ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट अपर रेंज इज अप टू 80, मतलब अनलेस के कोई और ऐसी प्रॉब्लम हो उसको। लेकिन चूंकि हार्ट रेट बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज अ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, तो इसमें अपर लिमिट इसकी 100 दी हुई होती है। लेकिन 100 से लेके 120 तक इज द येलो, यानी आप अलर्ट हो जाएं
कि इसमें कुछ मसला होने वाला है। तो इसमें आपने फिर इसको फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करना होता है। इस पे तो आपका फिर एक्शन हो जाना चाहिए ना, यानी आपने कोई ड्रग देनी है या फिजिशियन को कॉल करना है उस पे। इसी तरह से अब हो सकता है कोई पेशेंट जो आपको दिया हुआ हो सिनेरियो, उसमें इसको रेड को मार्क किया हो। अब ये दो रेड को अगर मार्क किया हो उसकी सिग्निफिकेंस हो रहा है, एक रेड और एक येलो को मार्क किया हो उसकी डिफरेंट जो वैलिडिटी है वो फर्क है। और फिर एक येलो अगर आता है उसके बाद अब अब बाज दफा ऐसा होता है कि एक दफा एक रीडिंग ली, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, आप उसको रीचेक करते हैं हमेशा। यू डोंट बेसिकली मार्क इट एज सच जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर लें। तो इसी तरह से हम नीचे आते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिसमें लेस देन 50 जो है, बल्कि 50 से लेके 90 तक की सारी रेड लाइन है। इसी तरह से 160 से लेके ये तकरीबन 200 तक आ जाएगी, 190 तक, तो ये सारी रेड लिमिट्स हैं। और नॉर्मल होगा 150 और 100 के दरमियान। ये इसकी नॉर्मल नॉर्मल रेंज, मतलब ये कि जिसपे कोई रिस्क ऐसा नहीं है। इसी तरह से डायस्टोलिक प्रेशर की लिमिट्स हैं। अब हम नीचे आते हैं तो डिफरेंट चीजें हैं इसमें। ये जरा पढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल ही है। अब इसमें विजाइनल ब्लीडिंग का फिर सारा लिखा हुआ है, और उसके अलावा यूट्राइन टोन के खास तौर पे जो है, कोई पेन्स आ रही हैं या नहीं आ रही है उसके अलावा, और एंटीबायोटिक दी हैं या नहीं दी। अ, इसमें मैं ये जरा पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अर्ली प्रेगनेंसी पीवी ब्लीड है ये। फिर उसके बाद है पोस्टनेटल यूट्राइन टोन। मतलब ये डिफरेंट है, जो जो आपको दिया हुआ होगा वो बेसिकली वो दैट विल बी क्लियर। अब न्यूरो रिस्पॉन्स में जो AVPU वाली जो चीज है वो, अब इसमें पेशेंट टोटली अलर्ट है, बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ वॉइस को रिस्पॉन्ड करता है तो वो येलो है, यानी वो वैसे ड्राउसी है, लेकिन जो पेशेंट है वो येलो, उसको वॉइस वॉइस को रिस्पॉन्ड करता है, तो मतलब ये कि उसको देख लेना चाहिए, द पेशेंट इज सिक, नॉट फुली अलर्ट। अब जो पेशेंट वॉइस को रिस्पॉन्ड करते हैं, मे बी वो अंडर इफेक्ट ऑफ एनी सेडेटिव हो, तो ये फिर उसमें हिस्ट्री उसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे वो चीज है जो स्बार स्बार को मैं अभी डिस्कस करती हूँ कि व्हाट इज दैट, क्योंकि यहाँ पे स्बार की भी बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है। अब वो पेशेंट जो सिर्फ पेन को रिस्पॉन्ड करता है या बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं, यानी ये डेंजरस सिम्टम्स हैं। नाउ द पेशेंट इज इन क्रिटिकल सिचुएशन। इसी तरह से पेन स्कोर को फिर आपने करना है, और उसके अलावा लुक्स अनवेल, और उसके बाद टोटल येलो स्कोर इतना, टोटल रेड स्कोर इतना, और उसकी सिग्निफिकेंट सिग्नेचर, सॉरी, इनिशियल सारे। अब यही चीज जो है ये सारी इस तरफ उसका डुप्लीकेट ही है ऑलमोस्ट, यानी जो वो चीजें जो सारी यहाँ पे थी वही सारी चीजें यहाँ पे हैं। नाउ हाउ टू इंटरप्रेट इट। अब ये तो था जो कि सारा वो म्यूज चार्ट जो हमने अभी देखा। अब वाइट, अगर सिर्फ वाइट है यानी सारी चीजें, अब ये सारी चीजें चेक करना मस्ट है, यानी ये अब इसमें सॉरी हम सिर्फ इसमें पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर या रेस्पिरेशन पे ही नहीं है, बेसिकली वी आर ऑल्सो चेकिंग मैनी डिफरेंट थिंग्स। ये सारी पेशेंट की जो क्लिनिकल सिचुएशन है हम उस वक्त एनालाइज कर रहे हैं पूरी की पूरी A to Z, लेकिन वो सारे आते हैं वाइट। तो कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन एज बिफोर, यानी जो नॉर्मली आप उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं वो आप उसकी जारी रखते हैं। सिंगल येलो है तो आप इन्फॉर्म द मिडवाइफ नर्स इन चार्ज। हमारे यहाँ पे मिडवाइफ नर्स इन चार्ज वाली चीज तो नहीं होती, अलबत्ता डॉक्टर्स होते हैं। तो हमारा इसमें कम अज कम जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हैं दे कैन लुक आफ्टर द पेशेंट, तो उसको इस तरह से करना। अब अगर 2 येलो और 1 रेड हो गया, तो अगेन हमने कंसर्न पर्सनल को कॉल किया। इमीडिएट कॉन्टैक्ट द ऑन कॉल ऑब्स्टेट्रिक SHO रजिस्ट्रार, जो ऑलरेडी अब यहाँ पे होगा SR।
हमारे सेटअप में होगा SR। और ये सवार, सवार क्या है इसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ। टू रिव्यू द वुमेन विद इन 30 मिनट्स, इसको हमने करना है 1 आवर में, और इसको हम करते हैं 12 आवरली। यानी अगर ये आ गया है 1 सिंगल येलो है तो इसको हम 1 घंटे बाद दोबारा देखें। इसको हमने 30 मिनट्स में दोबारा देखना है। रीचेक ऑब्जर्वेशन इन 30 मिनट्स और मोर फ्रीक्वेंटली इफ क्लिनिकली इंडिकेटेड। अब सपोज देयर आर 2 रेड्स, तो अगेन हमारा जो SR है वो आएगा, पीजीज तो देख ही रहे हैं, और सवार होगा इसमें, और विद इन 20 मिनट्स हमने इसको रिव्यू करना है, और ऑब्जर्वेशंस को रीचेक हम करेंगे 15 मिनट्स में, और मोर फ्रीक्वेंटली क्लिनिकली इंडिकेटेड। यानी अगर ये 2 रेड आ जाएंगे तो हम इसको 15 मिनट बाद, तो यहाँ पे 12 घंटे बाद, यहाँ पे 1 घंटे बाद, यहाँ पे आधे घंटे बाद, यहाँ पे 15 मिनट बाद। अब मोर देन 2 रेड आ गए तो बाकी सारे तो एज इट इज कॉल हो रहे हैं, लेकिन इसमें 15 मिनट में तो कॉल किया, बट कंसिडर कॉलिंग अदर स्पेशलिटीज और इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक टी। ठीक है। अब इसमें जो पीवी ब्लड लॉस है वो भी आपने क्वांटिफाई कर लिया। अब इसमें ये डिफरेंट वो दिया हुआ है कि अगर ये इतने साइज का पैड होगा तो उसमें इतना ब्लड लॉस है, सर्जिकल स्वैब्स में इतना ब्लड लॉस है, और ये सारा कुछ इससे भी आपको पता चल जाएगा कि अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस क्या है। और इंटरवेंशंस जो हैं वो आपने या इन्वेस्टिगेशन में क्या की, एयरवे ब्रीदिंग है उसमें वो आप करें, या ऑलरेडी अगर आप कर रहे हो, नीड फॉर आईवी एक्सेस और रिव्यू ऑब्जर्वेशन चार्ट एंड फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, ये सारा कुछ आपने करना है। उसके अलावा पेन स्कोर्स को और नोजिया स्कोर, ये जो है जो ऑब्जर्वेशन में जो यहाँ पे भी सारा मेंशन किया हुआ है, बट नाउ इन द बॉक्सेस हेयर, ताकि वो क्लियरली मेंशन हो जाए कि इसमें ब्लड लॉस कितना हो रहा है, इसमें हम ये एयरवे ब्रीदिंग की चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आईवी हमने दी है या नहीं दी, और इसका नोजिया स्कोर और पेन स्कोर क्या है। तो दिस इज बेसिकली द रेपिटेशन ऑफ ऑल दैट, जिसमें कि अब थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके ये मैं बता रही हूँ, ये हमने सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमने इसमें क्या करना है। ठीक है, दिस इज सेम थिंग। अब बाज दफा ऐसा होता है जो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है, लाइक इन आवर सेटअप, अगर ये हम चीजें चार्ट वाली ना भी करें, तो द सिंपलेस्ट थिंग विच वी कैन अडॉप्ट कि ये वाली चीजें होंगी, सिस्टोलिक बीपी इतना है तो ये रेड ट्रिगर है, टेम्परेचर इतना है तो ये रेड ट्रिगर है, येलो ट्रिगर में ये वाली चीजें आ जाएंगी, यानी ये सेंटीग्रेड्स में है। बीपी मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में जो है वो सिस्टोलिक इतना या इतना, यानी अपर या लोअर लिमिट इतनी, और अगर जो येलो ट्रिगर है उसमें इतना। और डायस्टोलिक बीपी की भी इसी तरह से रीडिंग है कि मोर देन 100 है तो रेड में आ जाएगा, 90 टू 100 है तो येलो में, लेस देन 90 है तो वो नॉर्मल, नॉर्मल आप उसको समझोगे, यानी ग्रीन या वाइट। हार्ट रेट बीट्स पर मिनट लेस देन 40, मोर देन 120 रेड ट्रिगर, और इसमें 100 टू 120 येलो ट्रिगर। ठीक है। अब रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी इसमें इसी इसी तरह से, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 95 तो वो रेड ट्रिगर होगा। पेन स्कोर और न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी ABPU वाली जो चीज है जो उसमें स्कोरिंग है, उसके हिसाब से भी आपने इसको करना है। तो वाइट ऑन ये वो बेसिकली रेपिटेशन इसलिए है कि आप इसमें जरा इसको अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है। तो इसमें 1 आवर में, और 2 येलो या 1 रेड तो विद इन 30 मिनट्स, और इसके अलावा 2 रेड हैं तो फिर आपने 20 मिनट में देखना है, 15 मिनट बाद रीचेक करना है, और मोर देन 2 रेड तो फिर आप इसमें इमीडिएटली अब आप इसको करेंगे। ठीक है। अब कलर कोड्स के मुताबिक जो हम बार बार चीज बोल रहे हैं कि रेड जो कलर है वो सीरियस पेशेंट्स को इंडिकेट करता है, जो येलो कलर है वो सिक पेशेंट्स को इंडिकेट करेगा। तो उसमें एस्केलेशन, यानी एस्केलेशन का मतलब ये है कि हम जो पेशेंट को 12 घंटे बाद या 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद ऑब्जर्व कर रहे थे इन आवर ऑब्जर्वेशन रूम, हम उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो एस्केलेट कर देंगे, बढ़ा देंगे, इफ द पेशेंट गेट्स येलो कलर कोडिंग फॉर द ऑब्जर्वेशन
but we will go for the immediate actions if the patient is having color coding of red. अब न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज में हम उसका स्कोर करते हैं 3, 2, 1, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ये उसी तरह से जैसे जो हमने इसमें कलर कोडिंग में भी देखा कि एक लोअर लिमिट की डेंजरस रेंज है और एक अपर लिमिट की डेंजरस रेंज है। तो इसमें वही वाले सारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं। अब रेस्पिरेशन रेट लेस देन 8 और रेस्पिरेशन रेट मोर देन 25, तो ये रेड में आ गया। और इसी तरह से जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो ये, क्योंकि अब इसको समझना, अब एज यू कैन ऑल सी कि अगर हम कलर कोडिंग के हिसाब से जाएं तो बहुत आसान है समझना, लेकिन इसमें हमें स्कोर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इट। तो लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हम करते हैं, जैसे हमने ये किया था, ये मैं दिखाती हूँ दोबारा से। तो ये सबसे सिंपलेस्ट है, यानी इसमें हमें ये पता है कि ये वाली चीजें, अब इसमें कलर वाली चीजें हमारे पास नहीं है। जैसे हमारे जो लो मतलब जो फाइनेंशियली जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट सेटअप्स होते हैं, तो उनमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि रेड सिग्नल्स क्या हैं, येलो सिग्नल्स क्या हैं। तो ये उसके हिसाब से करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो ये न्यूमेरिकल के हिसाब से, बट दिस कैन ऑल्सो बी प्रैक्टिस्ड। अगर हम उस तरह से कलर कोडिंग पे नहीं जाते तो कम से कम ये वाली चीजें हैं जो कि हम इसमें कर सकते हैं। अब ये एक उसी तरह की, इसमें जरा ज्यादा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है एंड इट इज अ लिटिल बिट थोड़ा सा ये ऑल्टर्ड फॉर्म में है। इसमें डिफरेंट, जैसे मैंने बताया कि म्यूस चार्टिंग की डिफरेंट सेटअप्स में जो है वो डिफरेंट, उसमें थोड़ी सी चीजें ऑल्टर कर दी जाती हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स के निस्बत दिस वन इज बेहतर समझ में आने वाला, या आप समझ लें कि उसमें ज्यादा जो, उसमें बहुत ज्यादा चीजें जो फैली हुई नहीं है वो ये हैं जिसको आप आसानी के साथ उसको टिक मार्क कर सकते हैं। रेस्पिरेशन रेट मोर देन 25 है, आप इसको टिक मार्क कर दो। और इसी तरह से जो इसमें भी वही है, इसमें एम्बर कलर है, इसमें अब येलो के बजाय एम्बर कलर है, लेकिन ग्रीन कलर भी है इसमें। ठीक है, ग्रीन कलर एंड व्हाइट कलर आर ऑलमोस्ट द सेम। व्हाइट कलर तो वो है जो बिल्कुल नॉर्मल, 100% नॉर्मल। और ये जो ग्रीन कलर है उसमें, ग्रीन कलर के हिसाब से जो है वो उसमें नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की तरफ हम चले जाते हैं। समझो कि ग्रीन कलर जो है ना, दैट इज जस्ट बिटवीन व्हाइट एंड येलो, और बाकी जो है वो रेड का तो रेड में ही रहेगा, वो सारे सिग्नल्स वही रहेंगे इसके। और इसमें इसमें ये कुछ चीजें हैं कि बुकिंग बीपी इसका इतना था और ये सारा, और उसके बाद जो है वो इसमें ये सारी एडमिशन डेट, उसका सारा प्रोफाइल, मियोस की क्या है, यानी की का मतलब ये है कि इसमें ये जो 1 वाली स्टेज है वो ग्रीन है, जो 2 वाली है वो एम्बर कलर है, और जो 3 वाली है, यानी 2 वाली होगी इक्वल टू येलो, और 1 वाली जो है वो तकरीबन इसके बीच में होती है, व्हाइट और येलो के दरमियान वाली, यानी ये वो प्री समझें कि येलो वाली स्टेज है। तो इसको थोड़ा सा मजीद जरा थोड़ा सा मजीद अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफिकेशन के लिए ये ग्रीन कलर है। अब इसके बाद जो इसमें बेसिकली ये वही है जो कि उसकी एक और फॉर्म है, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस मेयोस चार्टिंग। अब इसमें जब हमने इसमें स्कोर कर लिया, अब ये देखें ये न्यूमेरिकल के हिसाब से है, ये था जो हमने कलर कोडिंग के हिसाब से किया। अब ये है जो न्यूमेरिकल के हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से ग्रीन, ग्रीन, येलो और रेड। ठीक है, जीरो जो बिल्कुल टोटली वाइट। तो इसमें अब जब हमने ये इसमें देख लिया कि ये टोटल सारे इसमें येलो में ही आ रहे हैं, तो ये येलो कलर जो है एम्बर, बेसिकली इन्होंने एम्बर इसको किया हुआ है, लेकिन टू अस इट अपीयर्स लाइक येलो। तो इसको फिर हम उस पे एम्बर पाथवे पे ले जाएंगे। अब एम्बर पाथवे का हर एक को पता होता है कि इसमें ऑब्जर्वेशन इज 1 आवर, ग्रीन का ऑब्जर्वेशन में भी 12 आवर। ठीक है, या हम अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल सिचुएशन हम उसमें उसमें मोर फ्रीक्वेंटली 6 आवरली या 8 आवरली भी कर सकते हैं। अब ये जो हैं इसमें इसकी इसकी भी आगे से की दी हुई होती है कि ग्रीन पाथवे का क्या मतलब है, एम्बर पाथवे का क्या मतलब है, और रेड पाथवे का क्या मतलब है। यानी जैसे हमने पहले किया था ना कि अगर एक
वाइट हो, अगर वह सारे वाइट हों तो उसमें कैसे जाना है, अगर एक येलो है तो कैसे जाना है, अगर दो येलो और एक रेड है तो कैसे जाना है, और अगर टू रेड हैं तो उसमें कैसे जाना है, और अगर मोर देन टू रेड हैं तो हमारा पाथवे क्या होना चाहिए। सिमिलरली इसकी की हमेशा प्रोवाइडेड होती है कि इसमें हमने क्या करना है। ठीक है। इसको ये बेसिकली वही सारी चीज है कि इसमें हमने इसको कैसे ये जो है ये तकरीबन येलो वाला है कि जिसमें 1 2 आवरली और इसमें 30 मिनट्स। ठीक है। ये दिस इज जस्ट बाय द वे के बाद दफा ये भी ऐसे भी होता है। अब जो फ्रीक्वेंसी है ये हमने सारी डिस्कस कर ली है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में जो बाकी चीजें अफेक्ट करती हैं वो डेफिनेटली क्लिनिकल सिचुएशन होती है जो कि अफेक्ट करती है ऑफ द पेशेंट एट दैट टाइम, एंड द कोमॉर्बिडिटीज एंड द रिस्क फैक्टर जो को एग्जिस्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं वो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिर्फ कलर कोडिंग पे ही या न्यूमेरिकल स्कोरिंग पे ही डिसाइड नहीं करते, बल्कि उस वक्त की क्लिनिकल सिचुएशन के साथ भी जो है वो हम इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज जो येलो जो वाइट में है, अगर वाइट वाला पेशेंट जो है उसकी क्लिनिकल सिचुएशन ऐसी है कि वो ब्लीड करता जा रहा है करता जा रहा है, तो डेफिनेटली उस पर जो येलो वाली एप्लीकेशन है वो उसमें आ जाएगी, चाहे उसकी स्कोरिंग वाइट में ही क्यों ना आ रही हो। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि पेशेंट एक ऐसा है उसका उसके सारे पैरामीटर आपको ठीक दे दिए होते हैं, या अगर कोई मेयोज चार्टिंग के हिसाब से सारा वाइट में आता है लेकिन पेशेंट का हेमरेज ऑन गोइंग है, चल रहा है, तो आपने उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से करनी होगी, क्योंकि इस पेशेंट में ऑन गोइंग रिस्क फैक्टर खत्म नहीं हुआ, इसमें ऑन गोइंग रिस्क फैक्टर है। So the escalation of the events are quite unpredictable, and then you have to modify your frequency of observation in view of the risk factors. अब वैलिडिटी क्या है, डेफिनेटली वैलिडिटी इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी इज क्वाइट हाई, लेकिन यहाँ पे भी एरर आ सकते हैं। यानी जो ऑब्जर्वेशन में जैसे अभी जो हमने एग्जांपल दी कि आपको वाइट स्कोर दे दिया गया लेकिन पेशेंट में हेमरेज और 1 घंटे बाद ही पेशेंट डिटीरियोरेट कर जाती है, तो इनिशियल स्कोर उसका ठीक था। जैसे अगर हम पल्स ब्लड प्रेशर जो हमने बिल्कुल पहले में बात की थी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की, कि उसमें 15% ब्लड लॉस होता है लेकिन पेशेंट ठीक होता है, उसको मे बी थोड़ा सा बस टैकीकार्डिया हो, लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज होते हैं। और वो डिपेंड करते हैं विद द बेस लाइन रिजर्व ऑफ द पेशेंट, उसका ऑलरेडी हीमोग्लोबिन स्टेटस कैसा था, उस ऑलरेडी अदरवाइज हेल्थ प्रोफाइल कैसा है। तो उन चीजों पे भी स्कोरिंग जो है वो कितना तेजी से एस्केलेट करती है टू अनदर एडवांस्ड स्टेज दैट डिफर्स फ्रॉम दैट कैन डिफर फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, एक सेट पैटर्न हम उस पे लेबल नहीं कर सकते क्योंकि इसके डिटर्मिनिंग फैक्टर बहुत सारे हैं। बट इवन देन एज वी कैन आइडेंटिफाई द अर्ली सिम्टम्स, तो इसमें स्कोरिंग के हिसाब से फिर भी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी इज क्वाइट हाई। और इसमें जो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू यानी इसमें मरीज अगर वाइट स्कोर के साथ है तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा, ये नहीं है। लेकिन अगर ये मतलब इसमें वो कम है, लेकिन नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इसकी काफी ज्यादा है। अब मेजरमेंट आर्टिफैक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें हमने एक वाइटल साइन देखा, एबनॉर्मल आ गया, लेकिन वो मेजरमेंट आर्टिफैक्ट तो हो सकता है, सो इसलिए उसमें वेरिफिकेशन उसकी जरूरी होती है। उसमें जो है वो जो एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सनल अटेंडिंग द पेशेंट एट दैट टाइम उस पे भी, या आपके जो मेजरमेंट टूल्स हैं उनमें कोई एरर है तो उस पे भी। तो ये सब चीजें हैं जो कि उसको डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द पेशेंट जो उसको वो कर सकती हैं, तो भी उस पे भी एरर आ सकती है, इसलिए उसको काउंटर चेक करना या वेरीफाई करना फिर बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसे पेशेंट में फिर अर्जेंट बेड साइड इवेलुएशन जो है वो जरूरी होती है, क्योंकि अगर अगर फर्ज किया हाइपोटेंशन है और वो वैल्यू परसिस्ट करती है फॉर मोर देन वन, बार बार उसको वही मेजरमेंट्स आ रही हैं या उसके साथ दूसरे एडिशनल एबनॉर्मल पैरामीटर आना शुरू हो गए, तो वो उसमें फिर अर्जेंट बेड साइड इवेलुएशन होती है, यानी हमारी फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन उसमें हो जाएगी। अब इमीडिएट एक्शन किस पे चाहिए, रेड सारे ये सारे रेड वाले हैं, यानी ये सब सिम्टम्स, यानी इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि कोई भी रेड
जो हो वो इमीडिएट एक्शन उस पे चाहिए होता है। तो ये सारी रेड वाली चीजें। अब जब क्रिटिकली इल होता है पेशेंट, तो उसमें आप अप्रोप्रिएट जो रिससिटेशन मेजर्स हैं, उसमें आपने टेस्ट करवाने होते हैं, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन है, वो इमीडिएटली स्टार्ट होती हैं। क्योंकि जो रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं, यानी रेड कलर कोडिंग जो है वो जब आ जाएगी, तो आपकी जो एक रैपिड रिस्पांस टीम है वो भी एक्शन में आ जाती है। तो बेसिकली जो इसका कंक्लूजन जो निकलता है वो यही है कि ये मैटरनल सेफ्टी को एंश्योर करने का एक मेजरिंग टूल, एक इफेक्टिव मेजरिंग टूल है, जो कि एमएमआर को रिड्यूस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब ये यूके वगैरह में तो ये हर मैटरनिटी यूनिट में ये अप्लाई होता है, लेकिन इसमें जो मैंने कहा था कि एनी फॉर्म इट शुड बी अप्लाइड हियर एज वेल। क्योंकि ये तो कम से कम हम कर सकते हैं कि इसको इनिशियली या बेसिक फॉर्म में जो करने वाली चीज है वो हम कर दें, जो कि अगेन आई विल गो फॉर दिस, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये तो सिर्फ आपने एक, आप इसमें अपने जो जूनियर डॉक्टर्स को हैं वो भी ये बता सकते हैं कि ये चीज हो तो ये रेड ट्रिगर है, यानी इस पे फौरन इन्फॉर्म करें अपने सीनियर्स को। क्योंकि ये वाली वो चीजें हैं रेड ट्रिगर वाली जिसपे इमीडिएटली कुछ करने की जरूरत है। पेशेंट ब्लीड करती जा रही है, उसका अब जो है वो टेम्परेचर भी इतना हो गया, या बीपी इतना, या पेशेंट अगर सेप्सिस में, अब पेशेंट में इवन जिनमें सेप्सिस होता है उनमें भी सिम्टम्स बाज दफा उसमें जो सेप्टिक शॉक में जाने वाली जो प्रोग्रेशन या उसके जो एस्केलेशन इवेंट्स हैं वो बहुत रैपिडली हो रहे होते हैं। रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल शॉक में जाने में बहुत टाइम नहीं लगता ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट, ड्यू टू poor identification of the early symptoms and the signs। तो इसी वजह से अब अच्छा, एक और बात जो मैं कर रही थी, सवार। सवार जो है वो बेसिकली आपके मैटरनिटी यूनिट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझी जाती है। और ये जब आपने ओवर लेना देना होता है वो भी, खास तौर पे ये ओवर लेने देने के टाइम पे भी, और इसके अलावा जब आपने इस तरह के पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है ऑन द हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स भी, तो भी। लेकिन अमूमन जब एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बता रहा होता है या ओवर दे रहा होता है तो ये वहां पे बहुत अप्लाई होती है। और व्हेन वी आर डिस्कसिंग एज अ टीम अबाउट द सिचुएशन ऑफ अ पेशेंट, अब इस एस का मतलब है सिचुएशन। सिचुएशन में सारी चीजें आती हैं। अब सिचुएशन में सिर्फ पेशेंट की कंडीशन ही नहीं आती, उसकी बैकग्राउंड, उसकी सारी जो है इस वक्त उसकी जो अब जैसे एक पेशेंट है एपीएचए के साथ है, तो हो सकता है हम उसके सिर्फ ब्लड लॉस पे ही फोकस करें, हम उसके उसके फीटल मॉनिटरिंग को भूल जाएं, तो ये सिचुएशन तो ना हुई। सो सिचुएशन मीन्स to be aware of all the surroundings of all the components of the patient's history and the clinical situation। उसमें आप एक कंपोनेंट पे फोकस नहीं करते, आप सारे कंपोनेंट पे फोकस करते हो। अब बी स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड क्या है? अब बैकग्राउंड में ये होता है उसकी पास्ट हिस्ट्री भी। हो सकता है पेशेंट को कोई कोएगुलोपैथी पहले भी हुई हो, अब भी हुई हो, या जैसे डीवीटी है, हमने उसको इस वक्त तो देख लिया लेकिन हमें नहीं पता उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसकी अपनी पर्सनल हिस्ट्री क्या है, पहले कभी उसको हुआ या नहीं हुआ, उसमें वो सारे रिस्क फैक्टर मौजूद हैं या नहीं है, जो कि डीवीटी को के रिस्क फैक्टर समझे जाते हैं। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड होती हैं। ए स्टैंड्स फॉर असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब है कि आपने पेशेंट को इसी इन्हीं लाइंस पे पूरा असेस करना है, और ये देखना है कि इसमें उसको इस वक्त उसकी सिचुएशन क्या है और उसको क्या क्या इस वक्त एक्शन की जरूरत है। जो आर होता है ना, ये रिस्पॉन्स में भी आता है, ये रिकमेंडेशंस में भी आता है, यानी ये बेसिकली आपके एक्शंस को डिनोट करेगा कि आपने अब करना क्या है, पेशेंट के साथ करना क्या है। तो जो भी आपकी लाइन ऑफ एक्शन होगी वो आर होगी। तो किसी भी पेशेंट से की क्लिनिकल सिचुएशन से रिलेटेड जो सवार होता है, क्योंकि जहां पे हमने ये कलर कोडिंग और ये सारी चीजें की बात की थी वहां पे सवार बार बार आ रहा था, ठीक है ना। जैसे इसी में हम देखेंगे कि कॉन्टेक्ट द ऑन कॉल ऑब्स्टेट्रिक एसएचओ, तो नहीं, हमारा तो सीनियर रजिस्ट्रार ही होगा, यूजिंग सवार टू रिव्यू द वुमेन विद इन 30 मिनट्स। ठीक है ना, तो सवार का मतलब ये है।
ठीक है। तो अगर अभी तक यहाँ पे ये नाउ आई फिनिश विद दिस प्रेजेंटेशन, लेकिन जो आपका जो अभी तक है कोई क्वेरीज इसमें, वी कैन डिस्कस दैट। जी डॉक्टर, कहीं पे जी। लिखा हुआ स्कोर 5, 6, 17, 20, उसमें क्या हम टोटल करके ये लोग निकालते हैं, या हम सिर्फ एक रेड देख के हम उसको मैनेज करने लग जाते हैं फिर उसमें? नहीं नहीं, देखो न्यूमेरिकल स्कोरिंग इज डिफरेंट। जो ये है ना जी, इसमें जो रेड, ये जो कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग में तो आपने जैसे कि इसमें दिखा हुआ है ना कि सिंगल येलो है तो आप ये करें, दो येलो या एक रेड है तो आप ये करें। इसमें न्यूमेरिकल स्कोरिंग नहीं है। इसमें आपने उस चार्ट के मुताबिक, यानी ये चार्ट मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये वाला चार्ट। अब इसमें आपने जो है वो देखा कि इसमें दो रेड आ गए हैं, बस उस पे एक्शन आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो आपका जो है वो चलता रहेगा। जैसे दो रेड हैं तो फिर आप ये करें, दो से ज्यादा रेड हैं तो फिर आप ये करें। सो दैट इज वाई द कलर कोडिंग सिस्टम इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसमें जो है वो फिर आप इसमें ज्यादा आपको मसला नहीं होता। ठीक है। तो ये इसी तरह से ही आएगा। अब न्यूमेरिकल स्कोरिंग इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल होती है, बट एनीवे ये जो मैं आपको दिखा रही थी कि जो हम कर सकते हैं, अब इसमें भी देखो कलर कलर कोडिंग ही है कि रेड ट्रिगर आपका ये है, येलो ट्रिगर आपका ये है। हो सकता है आपको दो रेड ट्रिगर दे दिए जाएं कि इसका टेम्परेचर इतना है सिस्टोलिक बीपी, या बीपी का सिस्टोलिक ये है और डायस्टोलिक इतना है। तो ये दो रेड ट्रिगर हो गए ना, तो इस पे आपने एक्शन लेना है। अब दो रेड पे एक्शन आपका क्या है, वो ये है। सो दैट इज हाउ आपका जो है कि अब ये दो ट्रिगर आ गए, तो मैं अब अपने सीनियर रजिस्ट्रार को बुलाऊंगी। आप उसने फिर विद इन 20 मिनट्स उसको रिव्यू करना है आपने, फिर 15 मिनट बाद उसके, हर 15 मिनट बाद आपने उसको रीचेक करते रहना है। लेकिन आप इसके साथ कुछ एक्शन शुरू भी करेंगी, क्योंकि ये हाइपोटेंशन कैन बी ड्यू टू हाइपोवोलेमिया, बिकॉज बार का मतलब ये है कि आपने वो फिर सारी सिचुएशन एनालाइज करनी है कि मरीज का बीपी फॉल क्यों कर रहा है। तो उसमें क्या ये हाइपोवोलीमिया है, सेप्सिस है, या कार्डियोजेनिक है। तो ये तो जाहिर है एक चीजें दी हुई होती हैं उससे पेशेंट के सिनेरियो में भी, कि पेशेंट का सिनेरियो ये है और अब उसके ये जो डायस्टोलिक है या सिस्टोलिक बीपी है वो इस रेंज में आ गया, हाइपोटेंशन होगी, दो रेड साइंस हो गए। तो अब आपने इसमें क्या करना है। ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट, जैसे एक समझो तीन चार पेशेंट का इस तरह से आपको दिए हुए हो सकते हैं, और हो सकता है ग्राफ भी, एक्चुअली भी ग्राफ आ सकता है टू इंटरप्रेट इट, कि ये ग्राफ है तो इसमें इसमें मतलब इट कैन बी लाइक अ स्ट्रक्चर्ड वाइवा, कि ये वाला ग्राफ है, इसमें इफ एंड बट्स क्या क्या हैं, इसको आप कैसे जो है वो इसको यूटिलाइज कैसे करते हो, इस टूल की यूटिलिटी क्या है, कैसे है, आपने इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, और इसमें आपके एक्शंस क्या होंगे। फिर उसमें क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होंगे, कि सपोज इसमें अगर दो रेड सिग्नल आ गए तो आपकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, दो से ज्यादा रेड इसमें आ जाते हैं, स्कोर आ जाते हैं, तो आपकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी। ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें इसमें हो सकती हैं। ठीक है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं। मैडम, आप ये हमें स्लाइड करेंगी? जी। हेलो। मैम, ये आप हमें स्लाइड शेयर कर सकती हैं? ये आप इमरान साहब से पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो बिल्कुल शेयर हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है। उनको मैं कहूंगी वो आप जी लोगों के मैडम, साथ। क्योंकि मैं ये था कि थोड़े से जो कॉलम्स वगैरह कुछ हैं तो। हाँ ठीक है, इट्स ओके। ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कोई और मसला तो नहीं है। ठीक है। तो फिर हम मैडम, यहाँ ये पे। जो म्यूज चार्टिंग। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम हाँ जी। जी मैडम। जी जी। मैम एक्सक्यूज मी। मैम, अक्सर ये होता है कि जो म्यूज चार्टिंग है ना, वो सेप्सिस के साथ ज्यादातर पूछा जाता है कि हाँ, सेप्सिस का। सेप्सिस के साथ ज्यादा होती है, लेकिन हम्म। इसको हम किसी भी उस सिचुएशन के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने एपीएच वगैरह का बताया, हाइपरटेंशन में ये हो सकती है, कार्डियक पेशेंट्स में हो सकती है। तो ज्यादातर ये सेप्सिस जो उनकी 2022 की जो है वो उन्होंने प्योरली सेप्सिस के हिसाब से किया हुआ है।
लेकिन इसमें आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर सेप्सिस। ठीक है, सेप्सिस में इसलिए कि सेप्सिस में अब ड्यू टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, सेप्सिस की अर्ली आइडेंटिफिकेशन और उसकी एस्केलेशन का बाज दफा पता नहीं चलता, वो कितनी तेजी से रिवर्सिबल सेप्टिक शॉक में चले जाते हैं। So more applicable to that, but it's applicable to every other critical patient in obstetrics. और जो नॉन ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट्स में है वो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था कि न्यूज स्टार्टिंग होती है। इवन अगर आप इसमें से म्योस में से ओ का लफ्ज निकाल दें तो भी ये आप इस पे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये तो प्योरली ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट पे, एंटीनेटल या पोस्टनेटल दोनों पे, क्योंकि फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन वाली चेंजेस तो रहती हैं 6 वीक्स के बाद कहीं जाके नॉर्मलाइज होती हैं। तो ये इवन आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द सेक्शन, ये सारी चीजें फिर भी उस पे अप्लाई हो रही होती। मैडम ज्यादातर एग्जामिनर इसमें क्वेश्चंस मतलब करते हैं कि कितने रेड कलर हो तो आप क्या करेंगे, या कितने हाँ, अर्ली मतलब अगर मॉनिटरिंग को स्ट्रक्चर्ड वाइवा आप हो, ये देखो, अब जो क्वेश्चंस हैं उनकी तो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं ना। अब बाद दफा ऐसे होता है जैसे एक आपको लेबर बोर्ड दिया होता है, डिफरेंट छोटे छोटे केसेस होती हैं, गाइनी बोर्ड होता है या पोस्ट या राउंड होता है या जो प्री ऑप का है वो होता है, इन डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। इसी तरह से हो सकता है कि आपको इसी तरह से जो वो है लेबर केयर गाइड, उसके डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, इसके डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं कि ये नंबर 1 पेशेंट है, उसका ये उसका मेयोस चार्ट है, नंबर 2 का ये है, नंबर 3 का ये है, तो आपकी लाइन ऑफ एक्शन इसके हिसाब से क्या होगी। और देयर कैन बी अ सिंगल मेयोस चार्ट, और उसमें पेशेंट की पूरी सिचुएशन दी हुई होती है A to Z कि ये इसमें चीजें हैं। अब आप इस मेयोस चार्ट को यूज कैसे करेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे, आपकी लाइन ऑफ एक्शन व्हाइट पे क्या होगी, 1 येलो पे क्या होगी, 2 येलो पे क्या होगी, 1 रेड और 2 येलो पे क्या होगी, 2 रेड पे क्या, और मोर देन 2 रेड पे क्या, मतलब इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। और इसकी जो है वो एफिकेसी क्या है, इसके इसके पिटफॉल्स क्या है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं, और इसका ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेट ये है कि न्यूमेरिकल स्कोरिंग जो है वो है। तो इसमें देयर कैन बी मल्टीपल क्वेश्चंस, वो अब जाहिर है बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस फॉर्म में लेके आता है, बट इन एवरी फॉर्म इट इज प्रैक्टिकल एंड यू कैन आंसर इट, बिकॉज अगर आपको बेसिक चीजें पता हों तो फिर उसको वो चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाए वो आप उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग चाहिए होती है, वो फिर एक क्वेश्चन को चाहे वो ना भी पढ़ा हुआ उस वक्त उसको अटेम्प्ट कर लेना फिर इतना बहुत मुश्किल टास्क नहीं रहता। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अब इसमें बहुत लंबी ये प्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन एनीवे आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल, और इसमें बेसिक कंसेप्ट तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। इसमें कोई ऐसे बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स नहीं है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू इंटरप्रेट। तो अब हम इसको फिर बंद करते हैं। ठीक है, इफ नो मोर क्वेश्चन। ओके। ओके मैडम, थैंक यू। ओके। थैंक यू मैडम।